Assalamualaikum students, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ माय यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी। और आज हम लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करने वाले हैं फाइलम निडीरिया को। सही है, पिछले लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 में, लेक्चर 2 में हमने डिस्कस किया था फाइलम पॉरीफेरा, लेक्चर 1 में हमने इंट्रोडक्शन टू किंगडम एनिमेलिया, जिसमें हमने कुछ जनरल बातें की थी किंगडम एनिमेलिया से रिलेटेड। आज की वीडियो में, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फाइलम निडेरिया को, इसके सारे एस्पेक्ट्स को देखेंगे, कैसे एनिमल्स होते हैं, क्या क्या फीचर्स होती हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स होती हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। एज़ यूजुअल आपने क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कोई भी एक पॉइंट आपका मिस ना हो जाए। आप इस वीडियो को देखोगे, फाइलम निडेरिया आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। आपको बुक खोलकर उसको बार बार रीड करने की या उसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार वीडियो को देखना, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और अगर याद करना हो तो एक और बार देख लेना, तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। सही है, उसके बाद आप क्या करोगे, मेरे फेसबुक पेज पे जाओगे जहाँ पर आपको टेस्ट मिल जाएगा। सही, आपको पता है टेस्ट लिंक किस तरह से आता है, कब आता है, तो आप फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से फेसबुक पेज पे जाओगे जहाँ पर आपको फाइलम निडेरिया का टेस्ट मिल जाएगा। आप टेस्ट अटैम्प्ट करोगे ताकि ख़ुद को चेक कर सको कि कितनी बातें आपने सीखनी हैं, कितनी चीज़ें आपको आती हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्रिप्शन के बटन को अभी प्रेस कर लो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि आगे जितनी भी वीडियोज़ हैं, क्योंकि अभी हमने और भी बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनानी है, तो आपको वो आसानी के साथ मिल सके और आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से बन सके। सही है, तो अब हम विदाउट एनी डिले हम अपनी वीडियो को, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो फाइलम निडेरिया, फाइलम निडेरिया बच्चों, अभी निडेरिया का मतलब क्या है अभी हम उसको अभी समझेंगे, इसकी जब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे। बेसिकली निडेरिया जो है नीडोसाइट्स से या नेमेटोसाइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि इसमें एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है। क्या काम होता है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। इसको सिलेंट्रेटा भी कहा जाता है। सिलेंट्रेटा एंट्रॉन या सिलेंट्रॉन से निकला है। बेसिकली फर्स्ट वीडियो को याद करो जिसमें मैंने बताया था कि अगर डाइजेस्टिव कैविटी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर सिर्फ सिंगल ओपनिंग है, माउथ है, और दूसरी ओपनिंग नहीं है, यानी इंजेक्शन और डाइजेशन दोनों सेम पॉइंट से हो रही हो, तो हम उस ऐसे सिस्टम को कहेंगे एंट्रॉन। सही है, तो ये सैटेलाइट डाइजेशन होती है इसमें, तो दैट्स वाई उससे निकला एंट्रॉन और सिलेंट्रेटा कहा जाता है इसको। कुछ जनरल बातें कर लेते हैं इससे रिलेटेड। 9000 स्पीशीज़ है इसकी। सही है, और सिंपलेस्ट मेटाजोआ है। सही है, अच्छा मेटाजोआ में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक पैराजोआ था, पैराजोआ वाला फाइलम हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, फिर यूमेटाजोआ पढ़ा था जिसमें ये फाइलम है। सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, कोई ऑर्गन नहीं होता, लेकिन टिश्यू ग्रेडिंग इस पर होती है। सही है, तो ट्रू मेटाजोआ है और सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट है। सही है, अब इसके बारे में थोड़े से देखते हैं, इसको कैसा ऑर्गेनिज्म होता है, हैबिटेट कहाँ की होती है, कहाँ पे मौजूद होता है। सारे के सारे एक्वेटिक है, सारे एक्वेटिक है, मेजॉरिटी मैरीन है। मेजॉरिटी कहाँ पे होती है, मैरीन वाटर में होती है। फ्यू कुछ ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर में भी होते हैं। सही है, सिमेट्री कैसी है इसकी, रेडियल सिमेट्रिकल है, यानी किसी भी एंगल से उसको कट करो, इसके मेन एक्सिस से किसी भी तरह से इसको कट करेंगे, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है इसकी, डिप्लोब्लास्टिक होती है, यानी सिर्फ दो लेयर, दो जर्मिनल लेयर होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, बीच में जो मेसोडर्म है यानी मिडल लेयर इस पर नहीं होती। सही है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इसमें मौजूद होती है, जिसको हम सिलेंट्रॉन कहते हैं। गैस्ट्रोवेस्कुलर यानी एंट्रॉन, यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर की जो कैविटी है जहाँ पर डाइजेशन होनी है, उसको हम सिलेंट्रॉन कहते हैं। इसकी वजह से इसका नाम सिलेंट्रेटा भी है। अच्छा, बुक की लाइन लिखी है एक कि द डेवलपमेंट ऑफ एंट्रॉन एंड रूडिमेंट्री नर्वस सिस्टम। अच्छा, बेसिकली ये कोई प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम नहीं है, कोई प्रॉपर ऑर्गन नहीं है, लेकिन इसका फंक्शन जो है वो ऑर्गन सिस्टम वाला ही, यानी डाइजेशन करना, फूड और न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। सही है, तो ये डेवलपमेंट की इनिशियल स्टेजेस है। हमने पॉरीफेरा में देखा कि कोई ऑर्गन सिस्टम, इवन टिश्यू भी नहीं था। सही है, अब इसमें टिश्यू है लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सिस्टम है जो कि ऑर्गन सिस्टम वाले ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि एंट्रॉन डाइजेशन परफॉर्म करता है। रूडिमेंट्री नर्वस सिस्टम, रूडिमेंट्री नर्वस सिस्टम इज़ नॉट एक्चुअली अ नर्वस सिस्टम, बट
this system, this rudimentary nervous system is used by cnidarian for sense their food and capture their food. सही है। तो सेंस का जो सिस्टम होता है, ऑब्वियसली हमारी बॉडी में अगर जो सेंस का सिस्टम है वो हमारा नर्वस सिस्टम है, तो इनकी बॉडी में भी जो सेंस के लिए सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम है। रूडिमेंट्री का मतलब है स्टार्टिंग, इनिशियली। सही है, तो इब्तदाई है। तो क्योंकि इन दोनों सिस्टम्स की मौजूदगी में, इन दोनों फंक्शनल सिस्टम की मौजूदगी में ये कहा गया है कि फर्स्ट एवोल्यूशनरी स्टेप है ऑर्गन के डेवलपमेंट का। इनमें कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है, लेकिन एंट्रॉन और रूडिमेंट्री नर्वस सिस्टम की मौजूदगी ये बताती है कि आगे आने वाले ऑर्गेनिज्म में ये चीज़ें डेवलप हो जाएंगी। सही है। अच्छा, नो रेस्पायरेटरी, एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम। कोई रेस्पायरेटरी सिस्टम नहीं है, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। तो इनका फंक्शन कैसे परफॉर्म होता है? रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन अकर डायरेक्टली बाय सिंपल डिफ्यूजन थ्रू सेल मेम्ब्रेन। रेस्पायरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, ये डायरेक्टली कैसे होती हैं? ये डायरेक्टली परफॉर्म हो रही होती है। कैसे? सिंपल डिफ्यूजन, क्योंकि इसकी बॉडी वाटर में मौजूद है और एक एक सेल इसका डायरेक्टली वाटर के साथ कांटेक्ट में है। तो वाटर तो क्या होता है, जो वाटर में जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली इसके सेल टू सेल में अब्जॉर्ब हो जाता है। सही, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाता है। सही, और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो भी डायरेक्टली वाटर में रिलीज़ हो जाते हैं। समझ में आ रही बात? सेल डायरेक्ट किसके ज़रिए से? सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए से। अच्छा, तो रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन तो सिंपल डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ गया? क्योंकि डायरेक्ट सेल, एक एक सेल डायरेक्ट कांटेक्ट में है मीडियम से, तो उसको सर्कुलेशन की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सर्कुलेशन की ज़रूरत कब पड़ती है? हमने फूड इंटेक किया, फूड आया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में आ गया। अब फूड की ज़रूरत सिर्फ उस एलिमेंट्री कैनाल को नहीं है, कहाँ है? पूरी बॉडी को है। तो पूरी बॉडी तक ले जाने के लिए उसको सर्कुलेशन की ज़रूरत होगी। बॉडी तक ब्रेन में ले जाना है, उसको लिवर में ले जाना है, अलग अलग पार्ट में लेके जाना है, तो उसको किसकी ज़रूरत है? सर्कुलेशन की ज़रूरत है। लेकिन इसके तो एक एक सेल, जितनी बॉडी में सेल है वो सारे के सारे डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो जिसको भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी, ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, वो न्यूट्रिशन तो नहीं, जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी वो डायरेक्टली ऑक्सीजन को इंटेक कर लेगा, जिसमें से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालना होगा वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सीधा बाहर निकाल लेगा। न्यूट्रिशन के लिए, डाइजेशन के लिए इसके अंदर एक स्पेसिफिक छोटा सा सिस्टम डेवलप होता है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। अच्छा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है इसकी? तो एक हाइड्रा को एज अ रेफरेंस निडीरिया मैंने यहाँ पर लिया है, जिसकी डायग्राम बनाई है, जिसको मैं दिखाता हूँ कैसी ऑर्गेनाइजेशन है। हमें पता है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है। सही है। और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक ज्वाइनिंग, एक हमारे पास जिलेटिनस लेयर होती है जिसको हम कहते हैं मीज़ोग्लाया। सही है, मीज़ोग्लाया मौजूद होता है। मीज़ोग्लाया का मीज़ो यानी मिड, ग्लाया यानी ग्लू। सही है, तो यानी दो लेयर को आपस में ज्वाइन रखता है। ये कोई सेलुलर पार्ट नहीं है, ये केमिकल स्ट्रक्चर है जिसने दो लेयर को आपस में ज्वाइन रखना है। सही, मीज़ो, मिड, ग्लाया यानी ग्लू। ग्लू ज्वाइन करने वाले ऑब्जेक्ट को कहते हैं। अच्छा, एंडोडर्म को गैस्ट्रोडर्म भी कहते हैं। एंडोडर्म को गैस्ट्रोडर्म भी कह रहे होते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा इस वजह से कहते हैं क्योंकि एंडोडर्म, क्योंकि जो इसका एंट्रॉन होता है यानी सिलेंट्रॉन है, यानी जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, वहाँ से क्या होगी? ऑब्वियसली डाइजेशन होगी। जब डाइजेशन होगी तो वो फूड किसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा? एंडोडर्म के साथ कांटेक्ट में आएगा। तो फूड न्यूट्रिशन वो एंडोडर्म ही एब्जॉर्ब करेगा और फिर इंटरसेल्युलर डाइजेशन होगी। तो होगा क्या? एक्स्ट्रा सेल्युलर भी होती है इसकी बॉडी, इसके बॉडी वॉल उसको सप्रेस करते हैं फूड को। सही है, ताकि, और फिर उसके बाद एब्जॉर्ब हो जाता है वो फूड किसके अंदर? एंट्रॉन के अंदर, एंडोडर्म के अंदर। क्योंकि डाइजेशन से इन्वॉल्वमेंट है इसकी, तो ये कहलाता है गैस्ट्रोडर्म। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जैसे ग्लैंड सेल्स होते हैं। ग्लैंड सेल्स का काम क्या है? ग्लैंड सेल्स क्योंकि डाइजेशन के लिए और डिफरेंट मेटाबॉलिज्म के लिए उसको एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। ग्लैंड सेल उस सबकी सिक्रीशन कर रहा होता है। सही है। अच्छा, जो बीच में कैविटी है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहलाती है, या उसको सिलेंट्रॉन भी कहते हैं। एक बर्ड दिखाया गया क्योंकि इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो किसकी वजह से होती है? बर्ड के ज़रिए, यानी बाय बर्डिंग होगी। बर्ड निकलेगा, ग्रो करेगा, ऑर्गेनिज्म के साइज़ को पहुंचेगा और बॉडी से अलग हो जाएगा, तो एक से दो हाइड्रा बन जाएंगे। माउथ ओपन होता है ताकि यहाँ से वो फूड को कैप्चर करके बॉडी में ला सके। टेंटिकल्स मौजूद होते हैं, टेंटिकल्स के ज़रिए से वो होल्ड करेगा, माउथ तक लेकर आएगा, अपने प्रे को बॉडी के कैविटी में लेके जाएगा। इस तरह से फूड को इंटेक कर रहा होता है ये। अच्छा, ये तो हमने कुछ बॉडी की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन पढ़ ली, कैसी बॉडी होती है इसकी। आई डू होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। अच्छा, अब इसके पास दो तरह की स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही होती है। एक कहलाता है पॉलिप, एक कहलाता है मेड्यूसा।
अगर बिल्कुल ये स्ट्रक्चर यानी टेंटिकल्स और बॉडी जो है अपर एंड है, ऊपर की तरफ है, सिलेंड्रिकल शेप है, ऊपर की तरफ है, तो ये स्ट्रक्चर कहलाएगी पॉलिप। सही है। पॉलिप में क्या होता है, टेंटिकल्स और जो माउथ है वो ऊपर की तरफ होता है, अपर की तरफ होता है। सही है। अपर साइड है तो पॉलिप है। और इसकी एग्जांपल क्या है, हाइड्रा है, सी एनेमोन है, और या इसके अलावा कोरल्स हैं। ये सब किसकी एग्जांपल है, पॉलिप स्ट्रक्चर की एग्जांपल है। एक और बात, पॉलिप जितने भी होते हैं ना, पॉलिप निडेरियन, वो सारे के सारे सिसाइल होते हैं, अपनी जगह से मूव नहीं करते। उसके अलावा अगर अम्ब्रेला लाइक है, टेंटिकल्स और माउथ जो है वो डाउनवर्ड है, वो लोअर एंड पे है, नीचे की तरफ है। ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ थे तो पॉलिप, और नीचे की तरफ होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, मेड्यूसा कहेंगे। सही है। ये अम्ब्रेला लाइक होते हैं। सही है। और ये फ्री लिविंग होते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, जेलीफिश, मोटाइल होते हैं और फ्री लिविंग होते हैं। सही है बच्चों। आई डू होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब हम इसके आगे की चीज़ें पढ़ते हैं, कुछ और एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर, कुछ और एक्स्ट्रा बातें करते हैं निडेरियन से रिलेटेड। न्यूट्रिशन इन निडेरिया। न्यूट्रिशन कैसे होती है, किस तरह से निडेरिया अपना फूड हासिल कर रहा होता है। क्या लिखा है, ऑल निडेरियंस आर कार्निवोर्स। जितने निडेरियंस हैं वो सब क्या है, कार्निवोर्स हैं, यानी फ्लैश ईटर्स हैं। दे पैरालाइज और किल द प्रे विद द हेल्प ऑफ स्टिंगिंग सेल्स। ये क्या करते हैं, अपने प्रे को, अपने शिकार को पैरालाइज कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं, किल कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टिंगिंग सेल। इनमें एक स्पेशलाइज स्टिंगिंग सेल होता है जिसको कहा जाता है ये नीडोसाइट्स। इस नीडोसाइट्स की मौजूदगी की वजह से इनका नाम इस फाइलम का नाम फाइलम निडेरिया पड़ गया, क्योंकि ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है इस फाइलम की, ये स्पेशल कैरेक्टर है इस फाइलम की। तो बेसिकली होता ये है कि ये अपने प्रे को कैप्चर करते हैं। कैप्चर करने के बाद इनके टेंटिकल्स में कुछ स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, जो बताया नीडोसाइट्स टेंटिकल्स उस प्रे को पकड़ेंगे। पहले तो सेंस करेंगे फूड है, फिर उसके बाद जब उन्हें सेंस होगा कि फूड इनके रेंज के करीब आ चुका है, इनका रूडिमेंट्री नर्व सिस्टम जो है वो फूड को सेंस करेगा और फिर क्या करेंगे, ये अपने टेंटिकल से उसे कैप्चर करेंगे। और क्या होगा, उससे जो स्टिंगिंग सेल है उसको उनकी बॉडी में, प्रे की बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे। स्मॉल इंसेक्ट्स वगैरह इसका इनके फूड्स होते हैं, उनकी बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे। जब इंजेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, वो जो प्रे था, वो जो शिकार था इनका, वो पैरालाइज हो जाएगा या तो ख़त्म हो जाएगा। फिर उसको माउथ में इंसर्ट करेंगे। माउथ में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, इनकी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा डाइजेस्ट हो जाएगा, वो और ज़्यादा ब्रेक हो जाएगा उनकी बॉडी। फिर उसके बाद इनकी बॉडी में डाइजेशन स्टार्ट होगी। इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों डाइजेशन होती है, क्योंकि सैक लाइक डाइजेशन है। जब वो फूड एब्जॉर्ब हो जाता है तो जो फूड है, जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल है, वो उसी रास्ते से, उसी माउथ के रास्ते से बॉडी से बाहर भी निकल जाता है। सही है। अच्छा, अब इसकी तरह स्ट्रक्चर देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये एंडोडर्म है, बीच में मीजोग्लाया है, ये एक्टोडर्म है, बीच में मीजोग्लाया है और अंदर एंडोडर्म है, तो ये बाहर का स्ट्रक्चर है ना। तो देखो होगा क्या, यहाँ पर ये नीडोसाइड है, ये पूरे सेल को हम नीडोसाइड्स कह रहे हैं, और यहाँ पर इसकी लिड मौजूद है। अब क्या होगा, जैसे ही वो प्रेस के करीब पहुँचेगा ना, ये इंजेक्ट कर देंगे। ये जैसी प्रेस यहाँ तक पहुँचा, इसने इंजेक्ट किया, ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो गई। और ये थ्रेड है, ये थ्रेड से क्या करते हैं, उसको जो प्रे होगा उसको कैप्चर कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, थ्रेड उसके अराउंड घुमा लेते हैं। और ये बार्ब यहाँ पर है, यानी पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, जिसको इंजेक्ट करते हैं ताकि वो प्रे पैरालाइज हो जाए, ख़त्म हो जाए। सही है। तो इस तरह से। अच्छा, अब ये जो स्ट्रक्चर है, स्पेसिफिकली स्टिंग की जो स्ट्रक्चर है, स्टिंग जिस पे मौजूद होता है, इसको कहते हैं निमेटोसाइट्स, और इस पूरे सेल को कह रहे हैं नीडोसाइट्स। निमेटोसाइट्स और नीडोसाइट्स में डिफरेंट है। बहुत से लोग कह रहे होते हैं कि नहीं, दोनों एक ही है, निमेटोसाइट्स और नीडोसाइट्स, लेकिन ऐसा नहीं है। ओवरऑल सेल को हम नीडोसाइट्स कह रहे हैं। सही है। अच्छा, ये तो हमने बात की न्यूट्रिशन इन निडेरिया। अब क्या पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन इन निडेरिया। रिप्रोडक्शन कैसे होती है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग के ज़रिए से हो रही होती है, स्पोर्स के ज़रिए से हो रही होती है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है निडेरिया में। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को मैं आपको बता दूँ, ऑल्टरनेशन यानी एक के बाद एक, यकायक। होता ये है कि जैसे मैंने आपको बताया पॉलीमॉर्फ क्या कहते हैं, पॉलिप और मेड्यूसा शेप के बारे में मैंने बताया आपको, पॉलिप शेप कैसा होता है, मेड्यूसा शेप कैसा होता है। तो इसमें बेसिकली पूरी लाइफ में एक बार जो निडेरिया है वो पॉलिप शेप में आता है, फिर एक बार मेड्यूसा शेप में आता है। जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर है वो मेड्यूसा की फॉर्म में होता है, और जो ए सेक्सुअल बॉडी है वो पॉलिप की फॉर्म में होगी। सही है।
तो ये एक के बाद एक आ रहा है ना, यानी सेक्सुअली प्रोड्यूस जो हो रहा है वो पॉलिप हो रहा है, फिर ये सेक्सुअली जो प्रोड्यूस हो रहा है वो मेड्यूसा हो रहा है। तो बेसिकली एक के बाद एक जनरेशन आ रही है, तो ये कहलाता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सही है। देखो ये मेड्यूसा बन गया, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। तो अब उससे क्या होगा, फीमेल अलग है तो फीमेल की बॉडी ने क्या प्रोड्यूस करना है, एग प्रोड्यूस करना है। मेल की बॉडी में क्या प्रोड्यूस करना है, स्पर्म प्रोड्यूस करना है। फिर ये फर्टिलाइज होंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट में डेवलपमेंट स्टार्ट होगी और वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लेन्यूला लार्वा में। ये याद रखना, प्लेन्यूला लार्वा, ये स्ट्रक्चर है प्लेन्यूला लार्वा की, कोई स्पेसिफिक पार्ट इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन ये याद रखना प्लेन्यूला लार्वा क्या है, ओनिडेरियन के लार्वा को क्या कहते हैं, प्लेन्यूला लार्वा। क्या कहते हैं, प्लेन्यूला लार्वा। प्लेन्यूला लार्वा निडेरियन में होता है। सही है। अच्छा, अब ये प्लेन्यूला लार्वा डेवलपमेंट के साथ पॉलिप में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ये 7 अप वाला कार्टून लग रहा है, लेकिन खैर ये इस तरह की स्ट्रक्चर हमें पता है पॉलिप की स्ट्रक्चर कैसी होती है। फिर पॉलिप में स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे और उन स्पोर्स में से फिर क्या डेवलप हो जाएगा, मेड्यूसा शेप डेवलप हो जाएगी। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद पॉलिप जनरेट होगा। सही है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कर रहा है, मेड्यूसा कर रहा है। और फिर ए सेक्सुअली स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और उससे मेड्यूसा जनरेट होता है। सही है। तो मेड्यूसा ए सेक्सुअली जनरेट हो रहा है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। समझ में आ रही है बात। अच्छा, तो ये तो हमने बात कर ली रिप्रोडक्शन इन निडेरिया। इसके अलावा बर्डिंग है, ये सारी चीज़ें फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए से भी होता है। ये चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी। एक टर्म है फाइलोजेनी। फाइलोजेनी क्या होता है, फाइलोजेनी एक बुक में एक छोटी सी लाइन लिखी है फाइलोजेनी के बारे में। फाइलोजेनी या फाइलोजेनेटिकली देखें, यानी फाइलो का मतलब है फाइलम, जेनी का मतलब है प्रोड्यूस होना, जनरेट होना। तो ये कहा गया है कि अगर हम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रोटोक्टिस्ट से एनिमल्स अराइज हुए हैं ना, तो ये कहा जाता है कि निडेरिया जो है वो 3 तरह के प्रोटोक्टिस्ट से अराइज हुआ है, लेकिन निडेरिया से आगे फिर कोई डिवीज़न नहीं बनी। यानी निडेरिया बिल्कुल एंड था, निडेरिया अपनी डिवीज़न में एंड था। निडेरिया से बाद कोई ऑर्गेनिज्म, कोई दूसरा टाइप का ऑर्गेनिज्म नहीं बना। सही है। तो फाइलोजेनी जो है निडेरिया की वो कोई नहीं है, क्योंकि निडेरिया खुद अराइव हुआ, इवॉल्व हुआ 3 टाइप्स के प्रोटोक्टिस्ट से, लेकिन निडेरिया से कोई ऑर्गेनिज्म इवॉल्व नहीं हुआ। सही है। अब हम पढ़ेंगे इससे आगे पॉलीमॉर्फिज्म हमने पढ़ना है और फिर उसके बाद कोरल रीफ पढ़ना है और इसकी क्लासिफिकेशन पढ़नी है। पॉलीमॉर्फिज्म इन निडेरिया बेसिकली होता ये है कि इन निडेरिया बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो कि एक कॉलोनी की फॉर्म में रह रहे होते हैं और वो सारे निडेरियन एज अ होल स्पीशी बिहेव कर रहे होते हैं, मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन वो बेसिकली कॉलोनी होती है डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिविजुअल। जिस सिंगल इंडिविजुअल को हम कहते हैं ज़ॉइड। तो क्या लिखा है, द अकरेंस ऑफ स्पीशीज़ इन 2 और मोर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंट काइंड ऑफ ज़ॉइड। क्या मतलब है इसका, एक अकरेंस बहुत स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डिफरेंट हो। सही है। एक से ज़्यादा इंडिविजुअल, और अगर वो एक कॉलोनी की फॉर्म में रह रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। यानी एक कॉलोनी है, उस पर डिफरेंट काइंड ऑफ ज़ॉइड्स हैं। ज़ॉइड समझ में आ गया ना, सिंगल इंडिविजुअल को हम ज़ॉइड कह रहे हैं, उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ दो या दो से ज़्यादा ज़ॉइड्स हैं जिनके अलग अलग, जिनका स्ट्रक्चर भी अलग है, जिनका फंक्शन भी अलग है, लेकिन सिंगल कॉलोनी पे रह रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है। सही है, इंटरडिपेंडेंट है, तो ये कहलाती है पॉलीमॉर्फिज्म। अब बेसिकली अगर हम देखें तो ये फिजिलिया में हो रहा होता है पॉलीमॉर्फिज्म। बेसिकली क्या होता है, इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ ज़ॉइड्स होते हैं हमारे पास, गैस्ट्रोज़ॉइड्स, गोनोज़ॉइड्स, डेक्टाइलोज़ॉइड्स। गैस्ट्रोज़ॉइड्स का काम क्या है, फूड ऑब्टेन करना, यानी डाइजेशन करना। गोनोज़ॉइड्स का काम क्या है, रिप्रोडक्शन करना। डेक्टाइलोज़ॉइड्स का काम है डिफेंस करना। सही है। स्मॉलर डेक्टाइलोज़ॉइड्स होते हैं, लार्जर डेक्टाइलोज़ॉइड्स होते हैं। अच्छा, अब इसकी कॉलोनी बेसिकली होती है कैसे, डिफरेंट ज़ॉइड्स की अरेंजमेंट होती है और उसके ऊपर एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं न्यूमेटोफोर, या ये गैस ग्लैंड होता है। बेसिकली इसमें गैस फिल्ड होती है जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है। 90% नाइट्रोजन है, 9% ऑक्सीजन है और 1% आर्गन है। बेसिकली जिसकी वजह से ये वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है, तो हम इसको फ्लोट भी कह रहे होते हैं। सही है। फिजिलिया को कॉमनली पोर्टुगीज़ मैन ऑफ वॉर कहा जाता है, बिकॉज इसकी जो स्ट्रक्चर है वो वॉरशिप जैसी है। सही है। तो बेसिकली इसको इस वजह से कहा जाता है मैन ऑफ वॉर।
सही। इसके अलावा लार्ज टेंटिकल्स अटैच होते हैं जिसमें निमेटोसाइट्स होते हैं ताकि वो फूड को कैप्चर कर सके। सही है। तो बेसिकली टेंटिकल्स फूड कैप्चर करेंगे, गैस्ट्रोसाइड उसकी डाइजेशन करेगा और ये फ्लोटिंग में हेल्प कर रहा है। निमेटोफोर गोनोसाइड रिप्रोडक्शन करेगा और डक्टाइलोसाइड प्रोटेक्शन करेगा किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म से। तो बेसिकली ये सब मिलके, सबके फंक्शन अलग अलग हैं लेकिन सब आपस में मिलके रह रहे हैं, एक साथ मिलके रह रहे हैं। तो एक सिंगल कॉलोनी के तौर पे रह रहे हैं और लेकिन उस सिंगल कॉलोनी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोजोइड एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये कहलाती है पॉलीमॉर्फिज्म। सही है बच्चों। अच्छा, अब लास्ट थिंग इज डैट कोरल एंड कोरल रीफ्स। कोरल एंड कोरल रीफ्स क्या कहलाते हैं? डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलीपॉइड्स, यानी पॉलीपॉइड्स जो होते हैं उनमें सी में मेरीन वाटर में उनमें सिक्रीशन होती है, डिफरेंट काइंड की केमिकल की सिक्रीशंस हो रही होती है। सही है। अब हम उतनी डिटेल में नहीं जा रहे कौन से केमिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, जो क्या कर रहे होते हैं, उनको कवर कर रहे होते हैं। सही, उनमें आउटर कवरिंग कर रहे होते हैं। सही है। अब ये आउटर कवरिंग जो है, जो क्या कर देती है, एक हार्ड मास फॉर्म कर लेती है उनके अराउंड, जिसका शेप अलग होता है, जिसकी साइज़ अलग होती है, कॉम्पोजिशन अलग होती है। से इवन के कलर भी, कॉम्पोजिशन अलग होगी तो कलर भी डिफरेंट होंगे, जिनको हम कोरल्स कह रहे होते हैं। सही, क्या बताया मैंने? पॉलीपॉइड क्या स्पीशी है, उनमें से डिफरेंट सिक्रीशन हो रही होती है, जिन्होंने क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर ये पॉलीपॉइड है तो इसमें से डिफरेंट सिक्रीशन हो रही होती है। ये सिक्रीशन क्या करती है, इसको कवर अप कर लेती है। अब ये सिक्रीशन जो है हार्ड सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, बेसिकली डेड, क्योंकि सेल तो नहीं, खैर डेड पार्ट्स होते हैं, यानी ये नॉन लिविंग पार्ट होते हैं। सही, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसके डिफरेंट शेप्स होते हैं, डिफरेंट कॉम्पोजिशन है, डिफरेंट साइज़ है, जिनको हम कोरल्स कह रहे होते हैं। सही है। अब ये बहुत बड़ी कॉलोनी होती है जिसमें एक एग्जांपल है कोरल रीफ की। सही है। अंडर वाटर, पानी के अंदर होता है। और कैसे बनता है कोरल रीफ? एक तो पॉलीपॉइड की सिक्रीशन है, उसके अलावा यहाँ पे एसोसिएशन होती है प्रोटोक्टिस्ट की। ऐसे प्रोटोक्टिस्ट जो क्या कहते हैं, कार्बन प्रिसिपिटेटिंग प्रोटोक्टिस्ट होते हैं, जो कार्बन की प्रिसिपिटेशन कर रहे होते हैं। इन दोनों की सिक्रीशन से मिलके जो बनता है वो कोरल रीफ कहलाता है। सही है। अच्छा, ग्रेट कोरल रीफ जो है वो क्या ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में दूर, मीलों दूर तक वो फैला हुआ है। सही है। जो कि वार्म वाटर में होता है, वार्म शैलोज़ में होता है, डीप शैलोज़ में होता है। अच्छा, रेड कोरल्स भी इसकी एक एग्जांपल है, जिसको हम कॉमनली मरजान कहते हैं। शायद नाम सुना हो मरजान, रेड कलर का पत्थर होता है वो। सही है। तो उससे क्या होता था, अच्छा ये जो कोरल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो ऑस्ट्रेलिया में जैसे बताया ग्रेट बैरियर रीफ, वो क्या कर रहे होते हैं, उन सब से ज्वेलरीज बन रही होती है, ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए वो यूज़ हो रहे होते हैं। तो और जो रेड कोरल्स हैं वो इन एंशिएंट टाइम हकीम वगैरह यूज़ किया करते थे ईस्टर्न मेडिसिन बनाने में। अभी भी हम बहुत सारे लोग हैं अभी भी जो कोरल के रिंग्स बना के पहन रहे होते हैं। ख़ास तौर पे मेल में ये चीज़ें कॉमन है, कोरल रिंग्स बना रहे होते हैं, ब्लू, ग्रीन या रेड कलर का स्टोन होता है, जिसको एस्ट्रोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी जिसके अलग अलग यूजेज़ हैं। सही है। मरजान का पत्थर होता है और उसके अलावा दुर्जान, अलग अलग नाम के स्टोन्स मौजूद है। वो बेसिकली एक्चुअली स्टोन नहीं होते, वो क्या होते हैं, कोरल्स होते हैं। सही है। अच्छा, अब होता क्या है, अब लास्ट में हमने पढ़ना है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है, 3 क्लासेस है इसकी, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ। ये किस बिहाफ पे, ये है डोमिनेंट फॉर्म के लिहाज पे। हमने पढ़ा कि 2 फॉर्म होती है, पॉलीपॉइड और मेड्यूसा। तो जो फॉर्म डोमिनेंट होगी उस बिहाफ पे इसकी क्लासिफिकेशन की गई है। हाइड्रोजोआ में पॉलिप और मेड्यूसा दोनों ही डोमिनेंट है, यानी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। कुछ लाइफ, कुछ ऑर्गेनिज्म की कुछ हिस्सा लाइफ का पॉलीपॉइड फॉर्म में गुजरता है, कुछ हिस्सा मेड्यूसॉइड फॉर्म में गुजरता है। इसकी एग्जांपल क्या है, हाइड्रा है, ओबेलिया है, फिजेलिया है, ये सब इसकी एग्जांपल है। स्काइफोजोआ में क्या कौन सी फॉर्म होती है, मेड्यूसॉइड फॉर्म होती है। पॉलीपॉइड फॉर्म भी होती है लेकिन वो बिल्कुल थोड़े से हिस्से के लिए होती है, थोड़े से स्टेज, थोड़े डेवलपमेंटल स्टेज में थोड़े से टाइम के लिए होती है। इसकी एग्जांपल क्या है, जेलीफिश है। सही है। मेड्यूसॉइड फॉर्म ज़्यादा डोमिनेंट होती है, ज़्यादा देर पूरी लाइफ मेड्यूसॉइड फॉर्म में गुजरती है। लास्ट वन इज़ एंथोजोआ। एंथोजोआ पॉलीपॉइड फॉर्म में ही होता है ओनली। इसकी एग्जांपल है कोरल, सी एनोम्स, ये सारी है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। एक एक पॉइंट वो अच्छी तरह से
पढ़ लेना, समझ लेना। आपको होपफुली ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय ज़रूर दो। आपको वीडियो कैसी लगी, क्या हम ऐसा करें जिससे और इम्प्रूव हो जाए, और कोई अगर आप टॉपिक समझना चाहते हो तो वो भी आप हमें बताओ ताकि उस पर वीडियो बन सके। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स को ये ज़रूर शेयर करना। और वीडियो देखने के बाद आपने टेस्ट अटैम्प्ट करना है। फेसबुक पेज का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से जाओ, टेस्ट अटैम्प्ट करो। थैंक यू सो मच। मैं आपका टीचर डॉक्टर मोहम्मद हबीब अमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।